Hello and welcome to my YouTube channel. This is Ajay Kumar, selected in 63rd BPSC with rank 13, and currently I am serving as Senior Deputy Collector in Bihar Government. Today I am going to share BPSC Mains GS1 strategy, especially for 71st BPSC aspirants जिन्होंने 71st BPSC प्रीलिम्स दिया है और उन्हें लगता है कि उनके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स में और वो कट ऑफ इजीली क्लियर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खास स्ट्रेटजी है। हालांकि ये स्ट्रेटजी उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी है जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया और जो आगे कंटिन्यू तैयारी करना जारी रखना चाहते हैं, और बीपीएससी जिनका ड्रीम है जो कि बीपीएससी में आना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो है मेंस का तैयारी का सही समय है, क्योंकि अभी अगला प्रीलिम्स में तो काफी समय है, तो वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो ये उन सभी बच्चों को काम आएगा। इसमें मैं मुख्य रूप से सिलेबस के साथ साथ क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक साल जो प्रीवियस ईयर का मेंस हुआ उसका हम लोग क्वेश्चन के साथ भी एक बार देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन इसने पूछा है सिलेबस से, और किस तरह का एक ट्रेंड होता है इसका, किस तरह का ट्रेंड फॉलो किया जाता है। तो ये सब चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अगर आपने सही पिछले 10 सालों का क्वेश्चन अच्छे से अगर देखा है, 7-8 सालों का भी, 5 साल का भी अगर आपने बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन GS1 का देखा है, तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि इस साल जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। और जहां तक स्टैटिक पोर्शन जो मैथ्स का सवाल है, स्टैटिक्स उसमें खास करके पूछता है, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, इन सभी से, तो उसमें एक ट्रेंड हमेशा से एक फॉलो होता रहा है, एक उसका एक स्पेसिफिक एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बारे में हम लोग इजीली जो है एनालाइज कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो GS1 का सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है हिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर ये दिया गया है। इस पोर्शन से आपके 1/3 मीन्स अप्रॉक्स अगर मैं कहूं तो 38 into 3 114 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। सेकंड जो और हाँ, पहला जो पोर्शन है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, इसमें काफी ये स्टैटिक होता है, इसमें डायनामिक होने का कोई चांस नहीं है, ज्यादा कुछ डायनामिक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सिलेबस कहता है और जो आपका ये है, अभी हम लोग डिटेल में देख भी लेंगे, वो काफी स्टैटिक इन नेचर है। तो इसकी आप तैयारी पहले से विथ 90 to 100% प्रेडिक्शन के साथ इजीली कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए 114 मार्क्स का। फिर हम लोग आ जाते हैं पहले थर्ड में, उसके बाद सेकंड देखेंगे। जो स्टैटिक्स एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स होते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं, 4 क्वेश्चन में से 2 ही करना होता है, और वो 36 into 2 72 मार्क्स के होते हैं। तो इस 72 मार्क्स में आप मैक्सिमम मार्क्स इजीली गैदर कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट वाइज क्वेश्चंस में या तो एक ही क्वेश्चन को ये 6 से 7 पार्ट में तोड़ेंगे या कभी कभी 5 पार्ट में भी, और हर क्वेश्चन जो है कोई 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का इस तरह से होता है। 2-3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, 2 6 मार्क्स के, या अगर 5 पूछे हैं तो, अगर 6 पूछे हैं तो 6 करके वो पूछेंगे। तो पार्ट वाइज आप जो है उसको आंसर कर सकते हैं, और काफी इजी होता है, 10th 11th स्टैंडर्ड का होता है, उसको आप इजीली देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो दिया गया है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दिस पार्ट इज वेरी डायनामिक इन नेचर। इसमें जो अभी तक आप साल भर से पढ़ते आ रहे हैं करंट अफेयर्स, वो आपको यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ये आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं इजीली में ट्रेंड को देख के कि क्या क्वेश्चंस होगा। हाँ, इसमें आप पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर्स का आपने जो नोट्स बनाया है, जिसको आप लगातार पढ़ रहे हैं, वहां से आप 30-40 क्वेश्चन को इस तरह से प्रिपेयर करें कि जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे। तो इसमें भी आपको ऑप्शंस रहते हैं कि अगर 6 क्वेश्चंस है तो उसमें 3 करना है, या 5 क्वेश्चंस है उसी में 3 करना है। तो यहां भी आप इजीली जो है पिछले 1 साल की अपनी तैयारी जो आप अच्छे से अगर आप कर रहे हैं, आपका जो नोट्स है, तो वहां से आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके चलते हैं, जिसको अगर मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड किया है, तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि अंदर में क्या क्या है इसका। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, खास करके जो 1850 से आगे का जो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते आए हैं इन बिहार कॉन्टेक्स्ट और इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चंस यही से पूछे जाते हैं। इसमें जैसे नीचे में इसने स्पष्ट भी कर दिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन
द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। एक तो 1850 के बाद जो क्रांति है या फिर जो आप पढ़ते आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ बिहार का भी कॉन्टेक्स्ट देख लेंगे और उसमें जो है वेस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड भी जो है पोर्शन पूछ सकता है, पूछता है। जैसा कि पार्ट 1 में हमने यहाँ पे दिखा दिया है वो ये। उसके बाद इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस ऑन बिहार रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्वेश्चन जो है आपको संथाल अपराइजिंग्स 1857 इन बिहार, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट और बिहार कॉन्टेक्स्ट, खास करके ये बिहारी कॉन्टेक्स्ट में है, उसको देख लेंगे। क्विट इंडिया में थोड़ा हम लोग ब्रॉडर हो जाते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ बिहार कॉन्टेक्स्ट पे भी स्पेशल फोकस यहाँ पे देना जरूरी है। उस प्रकार से फिर यहाँ पे हमें 3-4 क्वेश्चंस इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हर साल आपका मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट और पटना कलम पेंटिंग, इस तीनों में से एक क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। तो इसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आंसर के साथ किस तरह से, आप 38 मार्क्स अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको पार्ट वाइज में 3 से 4-5 पार्ट में उसको तोड़ करके लिखना होगा, पैराग्राफ्स यूज करने होंगे, उसके अंदर पॉइंट डालना होगा, उस प्रकार से आपको इसमें लिखना पड़ेगा। फिर अगला है क्वेश्चंस ऑन गांधी, नेहरू एंड टैगोर। इसमें से भी अल्टरनेट ईयर्स एक क्वेश्चंस पूछते ही हैं। अगर गांधी और टैगोर पूछा हुआ है तो वो नेहरू से पूछेंगे, नेहरू और टैगोर से पूछे हैं तो गांधी से पूछेंगे। ये एक रिपीटेटिव जो है क्वेश्चंस इसका रहता है, जिसकी तैयारी आप पहले से विद 100% प्रेडिक्शन कर सकते हैं और वहां पे आप अच्छे से उसको डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट काफी, जैसा कि मैंने बताया कि वो डायनेमिक है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, इसकी ही तैयारी आपको स्पेसिफिक रूप से करनी रहती है, काफी ब्रॉडर वे में, क्योंकि इसमें आप इजिली जो है प्रिडिक्ट पिछले साल के ट्रेंड के आधार पर नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जो लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स में जो आपने तैयारी करंट अफेयर्स का किया है, उस करंट अफेयर्स में से आप 30 से 40 टॉपिक इजिली आप देख सकते हैं कौन सा जो है करंट अफेयर्स काफी ट्रेंड में रहा है, उसकी तैयारी आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अच्छे से कर लें और कुछ भी क्वेश्चंस पूछेगा तो आप इजीली वहां से कवर कर सकते हैं। तो ये चीज काफी डायनेमिक इन नेचर होता है। इसकी तैयारी आपको अपने करंट अफेयर्स जो लगातार आप नोट्स बनाते हैं, जो पढ़ते हैं, उससे करना होगा। तीसरा पार्ट जो है मैथ्स का, जो कि हम लोग देख भी रहे थे कि इसमें स्टैटिक्स का पोर्शन पूछता है। स्टैटिक्स में भी अगर आप डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब पे आप पढ़े हुए हैं और ऑब्वियसली हर लोग जो है 10th और 11th में इसकी अच्छे से जो है एग्जाम देते हैं, इसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सेम पैटर्न बिल्कुल वही रहता है, सिर्फ लेंदी कर देता है। 36 मार्क्स का पूछेगा एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसको आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप इजिली विद इन टाइम वहां पे बना सकते हैं उसको। सिर्फ दिक्कत ये आती है कि समय कम होने के कारण और क्वेश्चन लेंदी होने के कारण मैथ्स का कई सारे जो ABCD करके पूछता है तो कुछ या तो गलत हो जाती है या कुछ छूट जाता है। आता सबको है, सभी इसके बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस, जम के प्रैक्टिस इसका करना होगा, तब आप इसमें इजिली। तो अब है कि एक स्ट्रेटजी में क्या करना चाहिए हमें, तो 3-4 पॉइंट में जो मैंने फॉलो किया था वो आपको करना होगा। सबसे पहले कि पिछले 10 इयर्स का क्वेश्चंस पार्ट वाइज, जैसे अभी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिवाइड किया था, तो पार्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो है पहले आप अपने नोट्स में लिख लें और उसके आधार पे उसका आंसर भी पहले से तैयार करें। आंसर अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, वहां पे ज्यादा सोचने का चूंकि वक्त नहीं है, आपको ट्रेंड पता है, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं पता है, तो वो आप इजिली वहां पे आते ही अपना जो है आंसर लिखना शुरू कर देंगे, उसमें ज्यादा सोचने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 10 साल के एनालिसिस कर लें, इसमें से भी 10 साल में जब एनालाइज करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस जो लास्ट 1 और 2 ईयर में पूछे हैं, खास करके जो लास्ट ईयर में पूछा गया है, उस क्वेश्चंस का रिपीट होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको आप छोड़ दें, थोड़ा सा कम चांस हो जाता है। तो आप क्या करेंगे कि उस टॉपिक को छोड़कर जो शेष टॉपिक है, इट मींस प्रीवियस ईयर बिफोर प्रीवियस ईयर, अगर आप 71वीं दे रहे हैं तो 70 वाला जो है वो देख लें क्या क्या है, उसकी तैयारी आप थोड़ी सी कम रखेंगे। जो 69 में पूछा है या 68 में पूछा है, उसका जो है आने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाता है। हालांकि कई बार रिपीट भी क्वेश्चन हो जाते हैं विद प्रीवियस ईयर भी, तो किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, लेकिन जो ज्यादा फोकस करना है वो आपको
प्रीवियस ईयर जो हुआ है उससे पहले के साल में जो क्वेश्चन है उसको करना है, उस टॉपिक को ज्यादा आपको देखना है, तो वो रिपीट होने का ज्यादा चांस रहता है। कई बार हालांकि हर टॉपिक को, अभी हम एक एग्जांपल भी दूंगा कि 78th का जो मेंस था उसमें कई सारे टॉपिक्स पूछ दिए एबीसी करके और सबको उसमें आंसर करना था, तो छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन ज्यादा फोकस आपको उन टॉपिक को करना है जो प्रीवियस ईयर में, जस्ट प्रीवियस ईयर में अल्टरनेट लाइक 78th में अभी नहीं पूछा है, तो उसको करेंगे। दूसरा है कि जो आपका स्टैटिक्स पोर्शन है, स्टैटिक्स पोर्शन जो पार्ट 3 में मैंने अभी दिखाया था, वो मैक्सिमम स्कोरिंग है आपका, इसमें गलत होने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन इट रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली 72 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें गलत होने का चांस नहीं है। सिर्फ एक टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर आता है कि उतने कम समय में आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो वो एक इश्यू आपको रहेगा, वो आपको करना होगा। तीसरा पार्ट जो पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स में आपको जो है, जो आप 1 से 1.5 सालों तक अभी तक पढ़ते आए हैं, मैंने बताया भी था, उसमें से 30 से 40 टॉपिक आप छांट लें, और उसमें से भी जो 8 से 10 टॉपिक या 15 टॉपिक ऐसा है जो काफी रिलेवेंट है और ऐसा लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ सकता है, तो उसकी भी आप उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अच्छे से तैयार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स में जो है, जो किसी बुक्स में या कहीं पे दिया पूरा उतार, उसको आप इस प्रकार से 3-4 पार्ट में डिवाइड करें, जो हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज इन न्यूज, व्हाट, हाउ, व्हाई, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर खुद से उस करंट अफेयर्स से जो है ढूंढने का प्रयास करें। जैसे अगर अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है, या फिर इस अभी जो एक ट्रेड वॉर जो अभी चल रहा है यूएसए के द्वारा सभी कंट्रीज के साथ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में है, इसका पहले हमें बैकग्राउंड देखना होगा कि न्यूज में पहले क्या है, क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, इससे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह से जो है 3-4 पार्ट में उसको डिवाइड करें जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और वो आपको व्हाट, हाउ, व्हाई, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। उस प्रकार से कम 3 से 4 पेज में उसको अच्छे से इलाबोरेट वे में जो है, जो भी करंट अफेयर्स आपने सेलेक्ट किया उसका आंसर लिखें, तो इससे आपकी तैयारी जो है काफी फुल प्रूफ हो जाएगी, और फिर आपको GS1 में हमें लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो 70th बीपीएससी में जो इसने मेंस में पूछा है, उसका एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि क्या पैटर्न जो अभी हमने देखा है सिलेबस के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ, तो क्या है वो भी एक बार मैं देखने का प्रयास, आप लोग को बताने का प्रयास करता हूं। ये आपका जो है 70वीं मेंस का 70th मेंस में जो पूछे गए थे उसका है। सेवेंटियथ मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे GS1 के, वो क्वेश्चंस है। तो इसमें आप अगर ट्रेंड एनालाइज करेंगे और देखेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया और इसमें क्या वो बता रहा है, तो देखिए जैसा कि मैंने बता रहा था कि कभी कभी अल्टरनेट ईयर्स पूछते हैं कुछ कुछ टॉपिक से, एक साल पूछा है तो अगले साल ना पूछ के फिर अगले साल पूछेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि हर पॉइंट्स को वो डाल देता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे अभी हमने जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन था, पटना कलम पेंटिंग, और इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न एज, एक ही साथ पूछ दिया है। कभी कभी अल्टरनेट पूछता था, कभी कभी एक ही जो है आपको डिटेल्ड वे में 38 मार्क्स का पूछ देगा। तो इसलिए है कि इसकी तैयारी आप 38 मार्क्स के आंसर के हिसाब से ही कर लें, 3-4 पार्ट, 4 पार्ट में, 3 पार्ट में अच्छे से डिवाइड कर करके, और शॉर्ट नोट आने पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर लेंदी भी पूछेगा तो आप कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं लेकिन किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें, उसमें से भी जो लास्ट ईयर नहीं पूछा उसकी विशेष तौर पे तैयारी कर लें। तो यही मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। इसमें से भी जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 5 पार्ट में ये है ABCD करके शॉर्ट नोट्स। फिर हम लोग आगे आते हैं और 24 इंटू प्लस 14 यानी कि 36 मार्क्स का इसने पूछा है इसमें। फिर नीचे आइए, नीचे हम लोग देखते हैं कि 2 38 होगा, उसमें भी ऑप्शन रहता है। फर्स्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो क्वेश्चंस आए वही आंसर करना है इसमें। सेकंड में हम लोग देखते हैं तो 2 है, A और B करके, दोनों में से एक आप बना सकते हैं, दोनों 38 का है। इसमें इसने चंपारण इंडिगो मूवमेंट
कहीं ना कहीं बिहार कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, उससे पूछ दिया है। नीचे में हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एक्सप्लेन। इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, लेकिन आपको बिहार कॉन्टेक्स्ट डालना ही डालना है। किसी भी आंसर में जो पूछता है आपको बिहार कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड पार्ट में उसमें जरूर डालना है, भले वो क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे। फिर नीचे देखते हैं थर्ड क्वेश्चंस में, तो उसमें जो अभी हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन जो सिलेबस में था एग्जैक्ट यहाँ उठा के पूछा हुआ है। ये है कि पता सबको होता है कि क्या पूछने वाला है, लेकिन उसकी आप तैयारी कैसे की है आपने, वो आपको ध्यान होगा, वो आपको ध्यान देना होगा और उसकी तैयारी करनी है। उसके लिए आंसर राइटिंग पहले से ही करना होगा, कई बार लिखना होगा, उसको चेक कराना होगा, खुद चेक करना होगा, तब आप उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। फिर जैसे इसमें गांधी जी के बारे में पूछा है, तो इस साल ज्यादा ऐसा संभावना है कि टैगोर और नेहरू, इसकी अच्छी सी खास प्रिपरेशन करनी होगी। गांधी जी का भी जो वो है उसको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन विशेष जो है ध्यान आपको टैगोर और नेहरू पे देना होगा। तो इस प्रकार से आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट इसके बाद आएंगे, पहले हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। जो स्टैटिक मेरा पोर्शन है मैथ से रिलेटेड है, काफी स्टैटिक इन नेचर और स्टैटिक्स से तो रिलेटेड है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे ये इसने पूछा है, इसके नीचे टोटल क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से इसने चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में जो है हर चीज पूरा डेटा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसने क्या किया, पूरा लेंदी कर रखा है। इसको इसने 6 पार्ट में तोड़ दिया है, मतलब ए से लेके एफ तक किया है, 6 मार्क्स ईच करके 36। क्वेश्चन एक है 36 मार्क्स का। तो इसमें अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें आप देखिए क्या लिखा है। द फॉलोइंग टेबल डेमोन्स्ट्रेट्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, क्वालिफाइड एंड सेलेक्टेड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विद 5 फ्रॉम 5 स्टेट्स दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा ओवर द ईयर्स 1994 टू 2000। इस तरह से इसने दिया है कि 1994 से लेकर 2000 तक जो बच्चे एग्जाम में विभिन्न स्टेट्स में अपीयर हुए हैं, कितने क्वालिफाइड हुए, कितने उसमें से सिलेक्टेड हुए, तो इस तरह से इसने दे रखा है। अब इसी से डिटेल में आपसे ABCD करके पूछेगा, तो है बहुत इजी, लेकिन इसमें है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे पहला है कि फॉर विच स्टेट द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड ओवर द ईयर्स इज मैक्सिमम। जो सेलेक्ट हुए हैं किस राज्य से विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत जो है सबसे ज्यादा है। तो हमें पता है कि 7 इयर्स का है, 94 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 इयर्स। सबका जो है सिलेक्टेड का वो कह रहा है कि किसमें जो है एवरेज ज्यादा हुआ है, तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करना है, सबका एक एक करके निकालना पड़ेगा, उसमें देख लेना कौन सा ज्यादा है। तो लेवल ये है, लेकिन इसमें चूंकि जैसे जैसे आप ABCD में आगे में बढ़ेंगे तो थोड़ा फंसते जाएंगे। तो इसके लिए है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, विद इन टाइम ये करना होगा। सेम देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हिस्टोग्राम से रिलेटेड कर दिया, उसमें से भी या तो A और B दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। पाई चार्ट है, हर साल ये भी पूछता है, इसमें से भी आप एंगल दिया रहेगा और सबका क्वांटिटी कुछ कुछ दिया रहेगा। तो इस हिसाब से आपको यह है कि विद इन टाइम जो है सबका अलग अलग डेटा निकाल लेना होगा। कुछ से कुछ भी पूछे तो आप उसमें तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो ये इसमें प्रैक्टिस खोजता है, लगेगा बहुत ही जी, उस दिन काफी ज्यादा चांसेस है गलत होने का। इसके लिए आपको प्रैक्टिस काफी करनी होगी, तब आप विद इन परफेक्शन जो है 72 मार्क्स इजिली ला सकते हैं। अब हम लोग पार्ट 2 जो था, जो डायनेमिक इन काफी नेचर है, उसमें से देख आपको मैं शो करने का प्रयास करता हूं किस प्रकार से वो पिछले 1.5 साल के क्वेश्चंस में जो काफी करंट अफेयर्स में रहते हैं उससे पूछते हैं। जैसे इसमें भी इसने पार्ट 2 में हम लोग सेक्शन 2 जिसको आप कह रहे हैं इसमें देख लेते हैं। इसमें भी चौथा क्वेश्चन जो है इसने कंपल्सरी कर दिया है, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको चौथा ही करना होगा। इसमें इसने भी पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है कि डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोalition पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज आफ्टर द डिफीट ऑफ आर्मी पार्टी इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025। फिर बी में दिया है जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर, डिस्कस हम लोग कर भी रहे थे। रशिया वॉर हैज कंप्लीटेड 3 years, throwing light on the causes of this war and discuss its effects on the world politics। तो ये आपको पता है, इजिली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है आपको अच्छे से आंसर लिख के पहले से रखना होगा। फिर कुंभ हुआ था, उसके बारे में भी दे रखा है। थ्रोइंग डिटेल्ड लाइट ऑन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस, जो अभी काफी चर्चा में भी रहा है बिहार में। इस प्रकार से देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस इजिली प्रेडिक्टेबल हैं, बट आपको उसका प्रैक्टिस करना होगा। आंसर पहले से लिख के उसको काफी बार लिखना होगा, 8 से 10 बार लिखना होगा, उसको चेक करना होगा, जो एक्सपर्ट है उनसे चेक करवाना होगा, तब आप मान सकते हैं कि आपकी तैयारी काफी अच्छी हुई।
तो ये एक स्ट्रेटजी मैंने शेयर किया। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको इन सब विशेष चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि आप उस दिन काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं GS2 के भी बारे में डिटेल से एक बार एनालाइज कर दूंगा, बता दूंगा कि कैसे होता है, जिससे कि आपकी तैयारी आसान हो और कहीं भी आप अपना अपना समय जो है व्यर्थ ना करें, और उसको सही तरीके से पढ़ें, खूब पढ़ें, जम के सेल्फ स्टडी करें, और आप इजिली इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग आगे भी सेकेंड जो है GS2 के बारे में भी इसी प्रकार से स्ट्रेटजी मैं शेयर करूंगा। थैंक यू।